इसी के साथ हमारा हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक जो बेसिक कंसेप्ट है वो कवर होता है। अब हम आगे जाएंगे, इसमें हम सिर्फ ऑर्गेनिक की ही बात कर रहे हैं। ऐसे हम हाइब्रिडाइजेशन जो प्रॉपर होती है वो इनऑर्गेनिक के अंदर स्टडी करते हैं, बट इसमें हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक का जो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट होता है वो हमें समझना ज़रूरी है कि कहाँ से कार्बन आइटम के अंदर sp आ रहा है, उसमें sp2 आ रहा है, उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, क्योंकि इससे हमें थोड़ा जनरल आइडिया लग जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट बनता है बोन लेंथ। बोन लेंथ क्या होती है? बोन लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। अब बोन लेंथ, अब ये आप समझ तो गए होंगे कि अगर हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस लेते हैं, अगर दो एटम्स हैं, जैसे मैं मानती हूँ कि एक इस एंड पे इस पेन के इस एंड पे एक एटम है और दूसरा एटम का न्यूक्लियर इस एंड पे है। मतलब इमेजिन करो कि इस साइड पे एक बॉल है और दूसरी बॉल इस साइड पे है, ठीक है, और जो बॉल के सेंटर्स हैं वो इस पेन को कि वो हैं, तो न्यूक्लियस का जो सेंटर होगा वो यहाँ होगा, एक फर्स्ट एटम का, सेकंड का यहाँ होगा। तो जो ये डिस्टेंस होगा इन दोनों मतलब इन दोनों एंड के बीच में, वो बोन लेंथ कहलाते हैं, ठीक है। तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी ये समझते हैं। 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो एटम के साइज पे, अगर आप देखो मैंने बोल दिया कि ये डिस्टेंस है, इधर बॉल इमेजिन करो, बॉल इमेजिन करो। अब मेरी इमेजिनेशन में मैं बॉल इतनी बड़ी ले रही हूँ, ये समझो कि ऐसी इतनी बड़ी बॉल यहाँ पे है, ठीक है। किसी और की इमेजिन होगी, उन्होंने सोचा होगा कि बहुत छोटी सी बॉल रखते हैं, क्या इतना बड़ी बॉल रखनी, तो उन्होंने इतनी बॉल इमेजिन कर ली, ठीक है। तो अब जो ये है, अगर मैं बोल रही हूँ, और अगर ऐसे ही, अब मैं कोई हो सकता है कि इतनी बड़ी इस साइड रख ले और इतनी सी इस साइड रखे, और कोई हो सकता है कि ये सोचे कि सेंटर से आधी इस साइड को, आधी इस साइड को, और दोनों को मिला दो। तो उस अकॉर्डिंग सब एटम का साइज अलग अलग होगा। कोई तो इतना का एटम है, कोई इतना बड़ा एटम होगा, मतलब इस साइड से भी जाता हुआ, तो उस अकॉर्डिंग चलेगा। अब दूसरा किस पे डिपेंड करता है? मल्टीप्लिसिटी पे, बोन लेंथ। जितनी ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी होती है उतनी ही कम बोन लेंथ होती है। कैसे? अगर हम देखें कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर यहीं पे 2 बॉन्ड हैं तो उनका डिस्टेंस उस कंपैरिजन में कम होगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो वो और भी कम होंगे, तो मल्टीप्लिसिटी पे डिपेंड करेगा। तीसरा, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एस कैरेक्टर पे भी डिपेंड करता है कि बॉन्ड लेंथ कितनी होगी। अब इसमें जो सिंगल बॉन्ड है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो इसमें एस कैरेक्टर ओनली 25% है। इसमें sp2 है तो इसमें 33% एस कैरेक्टर है, 33.3%। और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसमें 50% होता है, इसमें 25% एस कैरेक्टर था। तो इनका इस अकॉर्डिंग में चेंज रहता है। दूसरा, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन पे भी डिपेंड करती हैं कि बॉन्ड लेंथ कितनी होगी। जब हम रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट पढ़ेंगे तब मैं आपको ये और अच्छे से क्लियर करूँगी कि वो कैसे डिपेंड करता है। तो हमने क्या पढ़ा कि कितने फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है? एक तो साइज ऑफ एटम पे, दूसरा मल्टीप्लिसिटी पे, तीसरा एस कैरेक्टर पे, और चौथा रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन पे, ठीक है। अब इन्होंने सब एक्सप्लेन किया हुआ है कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी साइज ऑफ द एटम के साथ और डिक्रीज करती है बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी के साथ, अभी हमने जैसे बताया मैंने आपको, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड शॉर्ट होता है डबल बॉन्ड से, और जो कि और शॉर्ट होता है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड से। एस कैरेक्टर, एस ऑर्बिटल, अब ये एस कैरेक्टर पे क्यों डिपेंड कर रहा था? ये हमने पढ़ा था कि एस कैरेक्टर ऑफ ऑर्बिटल पे डिपेंड कर रहा है, तो उन्होंने बताया कि जो एस कैरेक्टर ऑर्बिटल है वो पास होता है न्यूक्लियस के एज कम्पेयर टू बी। तो एस इलेक्ट्रॉन जो और ही इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर है वो टाइटली हेल्ड होगा एज कम्पेयर टू पी ऑर्बिटल। तो इस रीजन से अगर एस कैरेक्टर बढ़ता है हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर तो अट्रैक्टिव फोर्सेस भी इंक्रीज होंगी। अब इसमें क्या है कि sp3 में 3 पी आ रहे हैं तो उतना टाइटली हेल्ड नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन को जितना sp, जिसमें सिर्फ एक ही पी आ रहा है उसमें कंपैरिजन में। फॉर दिस रीजन विद द इंक्रीज इन s कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, जिससे कि हाइब्रिड जो साइज है हाइब्रिड ऑर्बिटल का वो कम हो जाएगा। अब इसके बारे में बताते हैं, जैसे इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकला कि लेंथ ऑफ द बॉन्ड obtained by the overlapping of the hybrid orbital with s orbital of hydrogen decreasing,
अब इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बता रखा है कि वही जो चीज़ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही सारा तो ठीक है। तो अब हम इनसे पता चल सकते हैं कि अगर CS कार्बन sp3 वाले के साथ अगर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू sp2 के साथ हाइड्रोजन, sp के साथ हाइड्रोजन। ठीक है, बॉन्ड लेंथ का पैराग्राफ आप दोबारा पढ़ना चाहें तो आप अभी स्क्रीनशॉट लेके उसको रीड कर सकते हैं या यहाँ पे पॉज कर लीजिए, नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है कि एक मेजर है बॉन्ड से चेक करने का कि कितनी बॉन्ड के अंदर एनर्जी है। तो क्या इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of a particular type of bond between two atoms in a gaseous state so as to produce neutral gaseous atoms और free radicals। अब जो समझ में आया कि कितनी एनर्जी है जो कि हमें चाहिए एक मोल ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इन गैसियस स्टेट इनटू न्यूट्रल गैसियस एटम या फ्री रेडिकल के फॉर्म में। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को हम जनरली DH0 से डिनोट करते हैं और इसका अगर यूनिट्स पूछा जाए तो किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरीज पर मोल होगा। अब ग्रेटर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, जितनी ज़्यादा एनर्जी हमें उसको देनी पड़ रही है उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उतना ही ज़्यादा वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अब इसके अंदर इसके कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग है? साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम, कितने बड़ा साइज है। अगर ऐसा है कि एक छोटा एक बड़ा है तो उसमें बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी बहुत कम होगी क्योंकि वो आपस में जुड़ के रहना ही नहीं चाहेंगे। एक बहुत छोटा है, आप देखो दोस्ती होती है तो वो दो इक्वल वालों में ज़्यादा अच्छी होती है। अगर कोई ऐसे है कि जो बहुत ही छोटा बच्चा है उसके साथ आप बना के रखना चाहोगे कि हाँ चलो ठीक है मैं जानती हूँ बहुत अच्छा है, बट उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो सकती क्योंकि आपका लेवल सेम नहीं होगा बात करने का। आप कुछ और बात करना चाहते होगे, छोटे बच्चे कुछ और बात करना चाहते होंगे, तो उससे अकॉर्डिंग मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड पे भी डिपेंड करेगा। एज करेक्टर ऑफ द हाइब्रिड सिमिलर चीज़ें ही हैं जो बॉन्ड लेंथ डिपेंड कर रही थी, उन्हीं चीज़ों पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी डिपेंड करती है। लार्जर द साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ, उससे क्या होगा जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ही डिसोसिएशन करना ईजी होगा क्योंकि वो अगर पास पास होंगे तब उनके पास ये चीज़ है कि वो नहीं तोड़ना चाहेंगे आपस में। इससे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीज होती है अगर मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है। तो इस अकॉर्डिंग ट्रिपल बॉन्ड सी के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो स्ट्रॉन्गर होगा एज कम्पेयर टू C डबल बॉन्ड, जो कि उसके कंपेरिजन में C सिंगल बॉन्ड के कंपेरिजन में और ज़्यादा होगा। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एस करेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बिकॉज इंक्रीज इन एस करेक्टर से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रीजन ऑफ ओवरलैप इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अब इन्होंने ये क्वांटिटीज़ भी दे रखी हैं, आप देख सकते हो कि अगर sp3 की बात कर रहे हैं तो उसमें 346.3 है, फिर sp3 और sp2 अगर आपस में जोड़ेंगे तो वो 357 है, फिर sp3 sp के साथ बढ़ा तो और बढ़ रही है, ऐसे sp2 sp2 के साथ बढ़ा 383 है, sp2 और sp जोड़ रहे हैं तो 403 है, और अगर sp sp के साथ जोड़े तो 433.5 है। आप रोक के पढ़ना चाहें तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। आगे अब ये और काफ़ी सारे बॉन्ड्स की हमें बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी इन्होंने बता रखी है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब एक और बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए बॉन्ड एनर्जी होती है, में क्या एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसको ई बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी को। अब क्लीवेज ऑफ CH बॉन्ड इन मीथेन रिक्वायर्स डिफरेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन सक्सेसिव स्टेप्स। अब देखो हर एक के अंदर अब हम CH4 जस्ट सेकेंड CH4 को ब्रेक कर रहे हैं तो CH3 के साथ एक इलेक्ट्रॉन और H के साथ एक इलेक्ट्रॉन, इसकी 104 है। अब जब हम इसको उठा रहे हैं फ्री रेडिकल ऑफ CH3 को, इसको ब्रेक करेंगे C और H का बॉन्ड तो उसमें एनर्जी और बढ़ रही है ऐसे, और आगे जाएंगे और एनर्जी बढ़ती ही जा रही है, बट जो लास्ट वाला होता है उसमें एनर्जी कम लगती है। अब ये इन सबका तो अगर कोई पूछे कि क्या है वो एनर्जी क्या है तो हम अलग अलग थोड़ा बताएंगे, क्या करेंगे उसका एवरेज ले लेंगे तो ये बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी। अब इसके लिए देखो क्या है, ये उन्होंने बताया कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो मोर कन्वीनियंट है अपने पर्पस के लिए एज कम्पेयर टू बॉन्ड एनर्जी कि हमें
इन जनरल नहीं बात करते हैं। हम ये बात करते हैं कि हाँ, हमें कोई कंपाउंड अगर बनाना है किसी का, तो एक सिंगल बॉन्ड तोड़ने की बात करेंगे पहले हम, कि अगर हम ये बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो क्या जो हमारा फ्री रेडिकल बनेगा या जो कैटायन आयन बनेगा कितना स्टेबल बन रहा है, उस स्टेज पे डिपेंड करता है। तो इसलिए हम इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू बॉन्ड एनर्जी। अब नेक्स्ट पार्ट आता है बॉन्ड एंगल का। नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स अराउंड द सेंट्रल। अगर हम ऐसे बात कर रहे हैं, HCH है इस मिथाइल में, उसमें 109 है, तो इस दोनों के बीच में CH और CH1 के बीच में एंगल 109 है। तो ऐसे H2O की बात करें तो उसमें HOH का एंगल कितना होता है? 104.5 डिग्री। अब कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं बॉन्ड एंगल के लिए? टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्ड एटम बॉन्डेड विद सेंट्रल एटम, जितना ज़्यादा एस करैक्टर होता है उतना ही ज़्यादा बॉन्ड एंगल पर जाता है। तो SP के अंदर सबसे ज़्यादा है, SP2 के अंदर उससे कम, SP3 के अंदर उससे कम। नेक्स्ट है वेस्पर थ्योरी और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। अब वेस्पर थ्योरी हम सबको पता है कि प्रोडिक्ट करने के लिए काम आती है कि कौन से एटम किस तरीके से अरेंजमेंट शो करेंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर या आयन के अंदर, तो वो वेस्पर थ्योरी होती है। वेस्पर का फुल फॉर्म वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब इसको अप्लाई करने के लिए कुछ कंसिडरेशन यूज़ करते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है या आयन है, उसका जो सेंट्रल एटम है वो कोवलेंटली बॉन्डेड होगा दो या दो से ज़्यादा एटम्स के साथ या ग्रुप के साथ, ठीक है। उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड होता है, उसमें क्या होता है, इनमें पता है कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम बॉन्ड पेयर बोलते हैं या बॉन्डिंग पेयर बोलते हैं। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है या अनशेयर्ड पेयर या लोन पेयर बोलते हैं उसको। और इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल करने एक दूसरे को, और इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द वैलेंस शेल टेंड्स टू स्टे, जितना पॉसिबल हो सके वो एक दूसरे से दूर रहने का ट्राई करते हैं, किस लिए? ताकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जनरेट कम से कम हो सके। फोर्थ पॉइंट में क्या है कि अगर एक सेंट्रल एटम है उसके अंदर कुछ बॉन्ड पेयर है कुछ लोन पेयर है, तो वो अपने को इस अकॉर्डिंग सेट करना चाहेंगे कि उसके अंदर रिपल्शन कम से कम हो, और वो एक इरेगुलर, क्योंकि रेगुलर के अंदर क्या है कि सारी ही, अगर कोई भी रेगुलर शेप की बात करें तो उसमें क्या सारे एक तरीके के ही बॉन्ड होंगे, मतलब बॉन्ड पेयर ही एग्जिस्ट करेंगे, कोई लोन पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें अगर उसमें लोन पेयर है तो इरेगुलर या डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री फॉर्म करेंगे। Repulsive interaction of the various electrons pair decreases in the order लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर होती है, फिर बॉन्ड पेयर होती है। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है। Geometry of the molecule is to be settled by the considering all the electron pairs, bonding and non-bonding electron। अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल की आयन की ज्योमेट्री की बात करते हैं तो उसके अंदर उसके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों कंसीडर करते हैं। और जब हम शेप की बात करते हैं तो उसमें हम सिर्फ उसके लोन पेयर को छोड़ के सिर्फ बॉन्ड पेयर की ही बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें थाइन का CH4 का एग्जाम्पल लें, तो इसमें क्या है कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के और 4 सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम है, तो टोटल कितने 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, जिसको हम बोल सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर से 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। इसके अंदर मिनिमम रिपल्शन कब होगी? जब वो अपने आप को टेट्राहेड्रली ओरिएंट कर देंगे और एंगल बनाने के 109.5 डिग्री। इसकी शेप टेट्राहेड्रल होती है, देख सकते हो आप। ये सारे के सारे एंगल, ये अगर आपको मैं इमेजिन करवाना चाहूँ तो कल करवाती हूँ आपको आराम से ना, क्योंकि ये चीज़ मैं एक हाथ से शो नहीं कर पाऊँगी, और अभी तो कुछ है नहीं जिस पर मैं आपको सेट करके समझा सकूँ। तो आप ये इमेजिन कीजिए कि जैसे ये है, तो ये ऊपर की तरफ एक बॉन्ड होगा, दूसरा बॉन्ड इस तरफ को होगा, तीसरा इस तरफ को होगा और चौथा ऐसे पीछे की तरफ होगा। तो ये ठीक है। अमोनिया है, अमोनिया के अंदर क्या है कि नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 3 हाइड्रोजन, जो कि सिंगल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम होते हैं। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या बनेंगे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर
अब जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कैसे एग्जिस्ट करेंगे, हमारे पास एटम तो साइड में 3 ही है ज्वाइन करने के लिए, तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे और एक लोन पेयर की तरह रह जाएगा। ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर 4 इलेक्ट्रॉन को मिनिमम रिपल्शन ऑक्यूपाई करने के लिए भी टेट्राहेड्रॉन का एंगल रहेंगे। बट अब जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो ज़्यादा होती है बॉन्ड पेयर से, इसलिए जो NH बॉन्ड है वो स्लाइटली डेविएट करेगा नॉर्मल टेट्राहेड्रल के एंगल से, लाइक दिस। तो पहले जो हमारे पास 109 डिग्री आ रहा था अब वो कम होकर 107 आएगा। एक्सक्लूडिंग अगर हम जो शेप की बात करते हैं इसकी ज्योमेट्री तो वही रहेगी टेट्राहेड्रल, अगर हम शेप की बात करेंगे तो वो होगी ट्राइगोनल पैरामीटर, क्योंकि ट्राइगोनल पैरामीटर कैसे, क्योंकि जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है इसको हम कंसीडर नहीं करते, ये ऐसे शेप होगी। समझ में आ रहा है आपको, ये जो मेरे 3 फिंगर्स हैं सी, तो ये ऐसे करके और जो ऊपर वाला रह जाएगा तो ये पिरामिड की तरह लगेंगे ना, अगर आप फिल कर दो मैं साइड वाली पोर्शंस को तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल शेप बनाते हैं। ठीक है, वाटर है जो H2O मॉलिक्यूल, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडेड बाय द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम, तो उसमें क्या होता है ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और 2 लोन पेयर रहेंगे। तो इसमें अब ऐसे और 2 लोन पेयर इधर रखती है, दोनों के बीच में एंगल 104 होगा, क्योंकि हमारे पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर, तो इसलिए वो आपस में पास आ जाएंगे एज कम्पेयर टू उनके पास जाने के। ठीक है, BF3 के एग्जांपल लेंगे तो उसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरोन के होते हैं, 3 फ्लोरीन के होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन पे और 3 सिग्मा बॉन्ड डालेंगे, तो ये शेप बन गई ट्राइगोनल प्लानर। और एसिटाइलिन की बात करेंगे तो ये भी हम से डिस्कस करके आए थे कि 4 इसके 3 और एक इसका, तो 4 होता है, एक कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन होंगे जो ट्रिपल बॉन्ड में ना, और एक हाइड्रोजन, तो टोटल 8 पेयर हो गए। और ऐसे करके 3 बॉन्ड इधर, एक इधर इधर, ऐसे करके अब इसकी जो शेप है वो लीनियर कंसीडर होगी। आप इन सब एग्जांपल्स को भी सोल्व कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन भी शो कर देती हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। ओके।